तो हाल ही में मैंने रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्देशित दी इलेक्ट्रिक स्टेट फिल्म देखी। ये एक साई-फाई एडवेंचर फिल्म है जिसे 2008 के नोबेल पुरस्कार से प्रेरणा लेकर बनाया गया है और इसमें मिली बनी ब्राउन, क्रिस पैट समेत कई अन्य कलाकार हैं। दोस्तों, किसका इंतजार है? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिशेल और उसके भाई क्रिस्टोफर को देखते हैं। क्रिस्टोफर काफी होशियार लड़का है जो कुछ ऐसे सूत्र इतने चतुराई से सुलझा देता है जिन्हें आइंस्टीन को भी सुलझाने में समय लगता। लेकिन इतनी बुद्धिमानी के बावजूद वह सामाजिक तौर पर थोड़ा अजीब है और लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाता। उसकी गैंग में एक कार्टून कैरेक्टर की तस्वीर है जिसका नाम कोस्मो है। इसे देखकर एक सैनिक उसकी निंदा करता है, ये मानते हुए कि लोग रोबोटों को ज्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि क्रिस्टोफर समझा देता है कि ये रोबोट नहीं बल्कि एक कार्टून कैरेक्टर है। जबकि क्रिस्टोफर के अन्य लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है। युद्ध का आगाज 1998 का साल था और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। तभी मनुष्यों और रोबोटों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। हालांकि मनुष्यों ने पहले से ही रोबोटों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जैसे कि 1955 में वर्ल्ट डिज्नी ने अपनी कंपनी की मार्केटिंग के लिए रोबोटों का इस्तेमाल किया था और अन्य व्यावसायिक कार्यों में भी इनका उपयोग किया जा रहा था। फिर वह दिन आया जब रोबोट्स सेल्फ अवेयर हो गए, यानी वे अपने आप में सोचने लगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। और फिर मनुष्यों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। इस युद्ध में अंततः जीत रोबोटों की होती है, लेकिन बीच में एक और बुद्धिमान व्यक्ति ईथन स्केट, जो सेंटर नामक कंपनी के सीईओ हैं, हस्तक्षेप करते हैं। नई तकनीक का परिचय। ईथन स्केट मनुष्यों को एक उन्नत तकनीक सौंप देते हैं जिसका नाम न्यूरोक्रास्टर है। इसकी मदद से मनुष्य एक ड्रोन से सीधे जुड़ सकेंगे। इसके बाद मनुष्यों ने भरपूर ड्रोन बनाना शुरू कर दिया जिन्हें घर बैठे नियंत्रित किया जाता है, जिससे इस लड़ाई में मनुष्यों की जानें जा रही है। साथ ही यदि धातु लोहे को नष्ट करना हो तो उसी धातु का इस्तेमाल करना पड़ता है। मनुष्यों की इस नई तकनीक के कारण रोबोट पूरी तरह से युद्ध में हार जाते हैं। शांति और समझौता। आखिरकार रोबोटों द्वारा चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन, जिसे मिस्टर पिनाट नेतृत्व दे रहे थे, में बदलाव आता है। अंततः देश के राष्ट्रपति के साथ शांति समझौता किया जाता है, जिसके तहत रोबोटों को एक विशेष एक्सक्लूजन जोन में भेज दिया जाता है, एक विशाल खाली क्षेत्र जहां वे अपनी मर्जी से रह सके, लेकिन मनुष्यों के बीच नहीं। दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि इस लड़ाई का मुख्य कारण था कि रोबोट मनुष्यों के समान अधिकार चाहते थे। फिर भी युद्ध समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ इस न्यूरोक्रास्टर तकनीक को आम लोगों में पेश करने का भी प्रबंध किया जाता है, ताकि ईथन की इस तकनीक की मदद से मनुष्य एक ही समय में दो जगह मौजूद रह सके। एक तो मनुष्यों के काम के लिए और दूसरी मानवों की पसंदीदा जगह। फिर भी यह तकनीक पूरी तरह से सार्वजनिक हो जाती है और लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाती है। युद्ध कई साल पहले खत्म हो चुका है। हम मिशेल को देखते हैं, लेकिन अब उसके साथ उसका भाई नहीं है। असली बात यह है कि एक दुर्घटना में मिशेल के पूरे परिवार उसका भाई समेत मर गए। इस समय वह टेड नाम के एक व्यक्ति के घर में रहता है जिसने उसे अपनाया है। साथ ही मिशेल के पैर में एक एंकल मॉनिटर लगा हुआ है जिससे यह पता चलता है कि उसने शायद कोई अपराध किया है। जैसा कि आप जानते हैं, एंकल मॉनिटर लगे व्यक्ति एक निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। मिशेल ने कई बार इसे खोलने की कोशिश की पर वह सफल नहीं हो पाया। वैसे टेड के साथ मिशेल का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है, पर इस समय टेड वही न्यूरोकास्ट उपकरण इस्तेमाल कर रहा है जो कि दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। लोग अपने सिर पर बड़ा विजर पहनकर चुपचाप लेटे रहते हैं या बैठते हैं, और दूसरी ओर टेड के पास कई प्राचीन वस्तुएं हैं जिनकी आज काले बाजार में काफी कीमत लाई जाती है। मिशेल का मानना है कि युद्ध के दौरान टेड ने शायद कई घरों से ये वस्तुएं चुरा कर ले आया होगा। हालांकि टेड ने ये वस्तुएं कहां से प्राप्त की, इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। फिर मिशेल अपने स्कूल चला जाता है जहां न्यूरोकास्ट का उपयोग अब उनके पढ़ाई का हिस्सा बन चुका है। मिशेल तो ये उपकरण इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिसके कारण उनके प्रिंसिपल उससे मिलते हैं और बताते हैं कि कक्षा 9 और 10 में न्यूरोकास्ट का उपयोग अनिवार्य है। फिर भी मिशेल इसे इस्तेमाल नहीं करता।
सभी मुसीबतों के बीच भी मिशेल अपने भाई को नहीं भूल पाया। वह अपने भाई को बहुत याद करता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां मिशेल अपने परिवार के साथ कार से यात्रा कर रहा होता है। रास्ते में एक हिरण आ जाता है जिसके कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी दुर्घटना में उसका पूरा परिवार मर जाता है। उस रात मिशेल घर पर होता है, लेकिन घर में ऐसा लगता है जैसे कोई आ गया हो। बाद में मिशेल देखता है कि वह एक छोटा रोबोट है। वह कस्मो नामक कार्टून फिगर नहीं बल्कि असली रोबोट है। मिशेल कई बार उसे भगाने की कोशिश करता है, पर वह रोबोट उससे बात नहीं कर पाता। जब मिशेल अपने दिमाग में बिखरे हुए तारों को जोड़ देता है तो रोबोट कुछ निश्चित शब्दों के जरिए बोलने की कोशिश करता है और खुद को मिशेल का भाई यानी क्रिस्टोफर कहकर पेश करता है। फिर मिशेल समझ जाता है कि यह रोबोट किसी खतरे में नहीं है, वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन उसी समय टेड जाग जाता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। दरअसल रोबोटों के साथ एक समझौता हुआ था कि वे उस विशेष ड्रोन के बाहर नहीं जा पाएंगे, यानी लोगों के बीच नहीं आ पाएंगे, लेकिन यह रोबोट आ ही गया है। इसके बाद मिशेल उसी समय टेड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है ताकि कस्मो नामक उस रोबोट को वहां से निकाल सके। पलायन तो कर सकता है, लेकिन कस्मो अकेले नहीं भागता, मिशेल भी उसके साथ भाग जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था, मिशेल इस घर में रहना पसंद नहीं करता और न ही वह टेड नाम के उस व्यक्ति को। टेड अपनी ड्रोन लेकर बाहर निकल जाता है लड़ने के लिए। दूसरी ओर मिशेल कस्मो की मदद से अपना एंकल मॉनिटर खोलकर गाड़ी में चढ़ जाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर मिशेल कस्मो से पूछता है, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो क्या तुम जीवित हो? अब कस्मो नाम का रोबोट केवल कुछ सीमित वाक्यों में ही बात कर पाता है, इसलिए वह मिशेल के सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। इसलिए वह सिर हिलाकर हां या नहीं में जवाब देता है। उसे पता है कि वह जीवित है, पर ठीक नहीं है, उसे भी मदद की जरूरत है। फिर कस्मो अपनी उंगली से दिखाता है कि वह कहां है वे, और साथ ही सेंटार नाम की कंपनी के नेटवर्क रूम की ओर इशारा करता है। वास्तव में न्यूरोकास्ट नाम की वह तकनीक जिसे अभी मनुष्य उपयोग कर रहे हैं, उसमें मानव मस्तिष्क सीधे एक ड्रोन से कनेक्ट हो जाता है। इस तकनीक को लागू करने के लिए बहुत अधिक नेटवर्क स्पीड की आवश्यकता होती है, इसीलिए दुनिया के विभिन्न कोनों में ऐसे नेटवर्क ड्रोन लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्रिस्टोफर का शरीर कहां है? इसका जवाब वह कैसे देगा? अभी तो वह जवाब देने में असमर्थ है, पर कोई और बता सकता है। क्रिस्टोफर बताता है कि हाँ, किसी तरह समझाता है कि एक चश्मा पहने हुए डॉक्टर ने जब उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी और मिशेल अस्पताल में था, मिशेल से कहा था कि उस दुर्घटना में उसके भाई और पूरा परिवार मर गया था। अंत में मिशेल को एक छोटा नक्शा भी मिलता है और कस्मो उसे अपनी उंगली से दिखाता है कि उसे कहां जाना है। टेबल टॉप माउंटेन डा, जो एक्सक्लूसन जोन के बिल्कुल बीच में स्थित है। जैसा कि पहले बताया गया था, उस एक्सक्लूसन जोन में सिर्फ रोबोट रहते हैं, मनुष्य वहां प्रवेश नहीं कर सकते। अब मिशेल वहां प्रवेश करने का इरादा रखता है। वैसे ही वह ट्रेड की चुराई हुई गाड़ी में कई बॉक्स लेकर आया है जो कि उस एक्सक्लूसन जोन से संबंधित है। इसका मतलब है कि जिसने टेड को यह सामान दिया है, संभवतः वो उस एक्सक्लूसन जोन में प्रवेश कर चुका है। तो सबसे पहले उस बैटरी को ढूंढना होगा। इसके बाद उनकी एक लंबी यात्रा शुरू होती है। हम देखते हैं कि पूरा संसार इस तकनीक पर पूरी तरह केंद्रित हो चुका है, चाहे वह बुजुर्ग हो या सड़क के गरीब लोग जो थोड़ी सी वास्तविकता से बचने के लिए न्यूरोकास्ट का उपयोग कर रहे हैं। निस्संदेह ये न्यूरोकास्ट तकनीक केवल ड्रोन को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको एक वर्चुअल दुनिया में ले जाती है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, जहां आप असली दुनिया से काफी दूर शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। इसी कारण से स्कूल के प्रिंसिपल ने मिशेल से कहा था कि वह न्यूरोकास्ट थेरेपी का भी उपयोग करे ताकि अपने परिवार को खोने के दुख से कुछ राहत मिल सके। वैसे मिशेल और कसम आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जो इस काले बाजारी का काम करता है, अर्थात जो एक्सक्लूजन जोन में भी प्रवेश कर सकता है। उसका नाम सर्जन केड्स है, जो कभी मनुष्यों और रोबोटों के युद्ध में हिस्सा ले चुका था, लेकिन अब वैसी काले बाजारी के काम से अपना जीवन यापन कर रहा है। हम देखते हैं कि सर्जन केड्स एक्सक्लूजन जोन से एक बंदूक निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा है
और एक अन्य व्यक्ति कह रहा है कि वह अपनी ड्रोन का उपयोग रहा था। लेकिन जब वह व्यक्ति केड्स को पैसा नहीं देता बल्कि उसे गोली मारने की कोशिश करता है, तो केड्स का एक अन्य पार्टनर, एक रोबोट जिसका नाम हारमन है, इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस व्यक्ति के ड्रोन को बेकार कर देता है। अब हमें जवाब मिल जाता है कि मिशेल, जहां टेड नामक व्यक्ति के घर में रह रहा था, वहां जो काले बाजारी की वस्तुएं थीं, वे कहां से आईं? असल में ट्रेडिंग के दौरान केड्स ब्लैक मार्केट की वस्तुएं जुटाता था। वैसे केड्स और हारमन अपने वाहन में सवार होकर निकल जाते हैं और वाहन के पीछे मिशेल और कसम चुपके से छिपकर पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक और कुख्यात सैनिक जिसका नाम कॉर्नेल ब्रैडब्यूरी है, जिसे रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं है, वह भी इन रोबोटों की तलाश में निकल पड़ता है। हालांकि मनुष्यों और रोबोटों के बीच वो बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन कॉर्नेल ने अपनी अगुवाई में एक बड़ा नाम कमाया था, जिसके कारण रोबोटों को युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद केड्स और हारमन एक अजीब जगह पहुंचते हैं। एक लिफ्ट लेकर वे एक अंडरग्राउंड स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां से मनुष्य एक्सक्लूजन जोन में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर मिशेल और कसम भी एक बॉक्स में छिपकर चुपचाप उसी स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं। केड्स और हारमन के बीच एक केमिस्ट्री देखने को मिलती है। वे एक तरह की बेस्ट बॉडी हैं, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से नहीं कतराते बल्कि एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। आखिरकार वे मिशेल और कसम को हाथ में ले लेते हैं। क्रिस प्रेट के डायलॉग इतने प्रभावशाली लगने लगे कि मानो सुनने वाले को सचमुच उनकी गंभीरता महसूस हो। यानी ये आदमी गंभीरता से बात करता है, फिर भी उसे हंसी आ जाती है। अब ये बात कहने की जरूरत ही नहीं कि उसे वंडर स्टार लॉर्ड के किरदार में इतना क्यों सराहा गया। उनके बीच बातचीत चल रही थी कि अचानक उनका एलिवेटर सक्रिय हो जाता है और एक और व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। कौन है वह? हाँ, वह है कॉर्नेल ब्रैडब्यूरी, जो मिशेल को गिरफ्तार करने आया है क्योंकि उसने अपना एंकल मॉनिटर खोलकर एक्सक्लूजन जोन में प्रवेश किया था। साथ ही वह कस्मो नाम के रोबोट की भी तलाश कर रहा है। तभी एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। किड्स को समझ में आ जाता है कि उसकी दूसरी तरफ के सभी चालाक लोग अब पकड़े जा सकते हैं। पुलिस जब सब जान लेगी तो उसे यहां से भागना पड़ेगा, इसलिए वे मिलकर उस कॉर्नेल को बेवकूफ बनाकर आखिरकार वहां से भाग निकलते हैं। पर वह कॉर्नेल उनके पीछे नहीं भाग पाता क्योंकि वह कानून के कायदे पर चल रहा है। जैसा कि हमने कहा था, एक्सक्लूजन जोन में लोगों पर को कोई नियम कायदे लागू नहीं होते, इसलिए वह वहां प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही उनकी भागदौड़ के कारण अंडरग्राउंड बंकर भी नष्ट हो जाता है, जिससे वे एक्सक्लूजन जोन से बाहर निकल नहीं सकते। इस वजह से किड्स काफी गुस्से में हो उठता है। दूसरी ओर एक्सक्लूजन जोन कोई सुविधाजनक जगह नहीं है। यहाँ कई ऐसे रोबोट हैं जो मनुष्यों को नापसंद करते हैं, और साथ ही कई ऐसे रोबोट स्कैवेंजर भी हैं जो मूल रूप से डाकू साबित होते हैं। फिर एक छोटा हार्टमैन रोबोट एक गैराज से एक बड़े रोबोट को सक्रिय कर देता है, यानी वह बड़े रोबोट को नियंत्रित करेगा, क्योंकि अलग अलग आकार के कामों के लिए विभिन्न आकार के रोबोट तैयार रखे जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर इस विशाल मरुस्थल जैसी जगह में चारों ओर घूमते हैं। अगर कहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है तो उन्हें यकीन नहीं होता कि वास्तव में बाहर निकल पाएंगे या नहीं। इसके बाद मिशाल उन्हें बताता है कि वह डॉक्टर जिसने कस्मो को बनाया था, अगर सच में एक्सक्लूजन जोन के भीतर है तो शायद उसे यहां से बाहर निकलने का रास्ता पता होगा, तो उनके पास एक विकल्प हो सकता है। इसी कारण आखिरकार हारमैन मिशाल और कस्मो को भी अपने साथ ले जाता है। इस यात्रा के दौरान हमें हारमैन और किड्स की दोस्ती की कहानी भी सुनने को मिलती है। किड्स तो बिल्कुल अकेला था। युद्ध के समय जब मनुष्य लगभग हार चुके थे, किड्स अकेले पड़ गया था और उसे कई रोबोट घेरे हुए थे। तभी हारमैन आया और किड्स की उस जगह से भागने में मदद की। तब किड्स को एहसास हुआ कि सभी रोबोट एक जैसी नहीं होते, और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। किड्स में से एक सैनिक भी अपना काम छोड़कर हारमैन का पार्टनर बन जाता है। अब दूसरी ओर सेंटार कंपनी के सीईओ इथन स्केट को हम देखते हैं कि वह न्यूरोकास्ट के जरिए अपनी प्रिय स्मृतियों से राहत पा रहा है। मतलब वह अपनी मां से मिल रहा है और उनसे बात कर रहा है, लेकिन अचानक कुछ ग्लिच दिखाई देने लगते हैं। कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, डेटा ट्रांसफर की गति कम हो गई है और इतनी कम गति से न्यूरोकास्ट सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। वह बहुत चिंतित हो जाता है कि इससे उसका व्यापार बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए वह अपने वैज्ञानिकों को बुलाता है और वैज्ञानिक बताते हैं कि उनका एकमात्र हथियार यानी क्रिस्टोफर नाकाम हो गया है, मानो वह भाग गया हो। अब बताइए, क्रिस्टोफर तो मिशाल का भाई है, पर क्रिस्टोफर यहां कैसे आया? बाद में पता चलता है कि क्रिस्टोफर सच में भाग गया है, पर मिस्टर स्केट कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हाँ, यह संभव नहीं है। उसका शरीर तो यहाँ मौजूद है, परंतु उसकी चेतन मस्तिष्क अभी एक रोबोट में अपलोड हो चुका है और वही रोबोट भाग गया है। और उसे भागने में सहायता किसने की? डॉक्टर आर्महेस्ट ने। उसके बाद उस कंपनी को कुछ अद्भुत जानकारी प्राप्त होती है। जैसा हमने देखा था, क्रिस्टोफर बेहद बुद्धिमान था और उसके मस्तिष्क का उपयोग करके सेंटर नाम की कंपनी ने इस युद्ध में जीत हासिल की। न्यूरोकास्ट नामक उस उपकरण को बनाने के लिए उन्हें अत्यधिक कंप्यूटिंग पावर और स्पीड की आवश्यकता थी, जो कि क्रिस्टोफर के मस्तिष्क से ही संभव हो पाया था। इसी कारण पूरा नेटवर्क उसके मस्तिष्क द्वारा संचालित होता था। अगर सरल भाषा में कहें तो जैसे हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है, वैसे ही इस विशाल नेटवर्क का मस्तिष्क क्रिस्टोफर था। डॉक्टर आर्मनेस बताते हैं कि क्रिस्टोफर को बचाना संभव नहीं था, वह कमजोर पड़ गया था। उसे बचाए रखने का एकमात्र तरीका था, पर उसकी बहन कहती है कि इस तरह बचाने से क्या लाभ? उन्होंने तो क्रिस्टोफर का सिर्फ उपयोग कर लिया। फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, फिर भी एक चमत्कार हुआ। उस डॉक्टर ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम पीसी था, और उसी रोबोट में उन्होंने अपनी सारी स्मृतियां ट्रांसफर कर दी। यानी डॉक्टर की स्मृतियां अब उस रोबोट के हार्ड ड्राइव में मौजूद थी और वह रोबोट वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाता रहता था। हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर अपने कोमा से बाहर आ गया, उसकी होशियारी वापस आई। इसी विषय पर डॉक्टर आर्महास्ट सेंटर कंपनी के सीईओ इथन स्केट से बातचीत करते हैं, पर मिस्टर स्केट कहते हैं कि क्रिस्टोफर को इतनी आसानी से मुक्त नहीं किया जा सकता। यहां तक कि मिस्टर स्केट डॉक्टर को धमकी देते हैं कि उन्हें मार दिया जाए। डॉक्टर आर्महेस्ट समझ जाते हैं कि क्रिस्टोफर इस स्थान से कभी नहीं भाग सकेगा, इसलिए वह उसे यहां से भागने में मदद करते हैं। शुरुआत में डॉक्टरों ने बताया था कि क्रिस्टोफर के नेटवर्क में एक गलती, एक समस्या जिसे उन्होंने पहले ठीक नहीं किया था और सोचा भी नहीं था कि यह कभी समस्या बनेगी। लेकिन क्रिस्टोफर ने उसी बग का उपयोग करके अपने चेतन मस्तिष्क को नेटवर्क से बाहर निकालकर एक रोबोट में ट्रांसफर कर दिया। मिशेल इतने जटिल बातें सुनना नहीं चाहता। वह अपने भाई को वैसा ही चाहता है जैसा पहले था। उसका भाई अब सेंटार के मुख्य हेडक्वार्टर में बंदी बना हुआ है और अब यह पता लगाना होगा कि उसे वहां से कैसे बाहर लाया जाए। लेकिन जैसे ही अच्छे दिन शुरू होते हैं, बुरे दिन फिर से दस्तक दे जाते हैं। कॉर्नेल बैडब्यूरी वहां आ जाता है। अब उसके पास यह प्रमाण है कि ट्रिटी संविदा तोड़ दिया गया है। लोग इस एक्सक्लूजन जोन में हैं और अन्य सैनिक भी ड्रोन लेकर वहां आ गए हैं, जिससे सभी को गिरफ्तार करने का इरादा है। अगर आप इस फिल्म का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें आपके सपोर्ट और रुचि का पता चले।